अभी जो हम नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा एपीओ का बैच है। ठीक है, एपीओ की जुडिशरी क्लासेस ही माने इसको भी, क्योंकि जुडिशरी के लगभग बराबर का सिलेबस है इसके अंदर। तो एपीओ यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर हम इसको दिल्ली में देखें तो दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीपी का एग्ज़ाम होता है। अगर हम यूपी की बात करें तो एपीओ होता है असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी एपीओ होता है, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं इसको एपीओ या एपीपी हो, तो ये सारे सरकारी वकील के लिए एग्ज़ाम होता है। अब ये जो सरकारी वकील का जो एग्ज़ाम है इसमें जो सैलरी होती है ये लगभग 1,25,000 के आसपास बनती है। दूसरा क्या है कि इसमें इंसेंटिव मिलते हैं। दूसरा तीसरा क्या है कि इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट अपना एक कंपटीशन एग्ज़ाम लेती है। तो ये जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिल्ली, यूपी और राजस्थान के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, किस किस तरह के पैटर्न एग्ज़ाम है इसके अंदर। और ग्रेजुएशन के बाद सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है कि अगर आप एपीओ क्लियर कर लेते हो, तो एपीओ से अच्छी जॉब नहीं। बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर वही लोग निकाल पाते हैं जिनकी तैयारी स्ट्रांग होती है। तो आपको तैयारी एक स्ट्रांग करनी है, मतलब इतने लेवल आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एपीओ के एग्ज़ाम में बैठते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि 100 बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो 50 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो किसी तैयारी के साथ आते ही नहीं। वो केवल एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने आ जाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता। वो सोचते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पास करते आ रहे हैं ऐसे ही हमारा एपीओ का भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एपीओ का एग्ज़ाम इस तरह से कभी पास नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई कई साल की तैयारी के साथ एग्ज़ाम देते हैं। तो इसलिए अगर आपको एपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई, आप 8th सेमेस्टर में या आप 9th सेमेस्टर में या आप 10th सेमेस्टर में, क्योंकि अगर हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट 9th सेमेस्टर के हो सकते हैं इस समय, क्योंकि ऑड का टाइम चल रहा है तो 7, 9 यही 2 सेमेस्टर हैं। अगर हम आगरा यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो बच्चा एपीओ की तैयारी कर सकता है। अभी जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो 2027 के एपीओ एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान, दिल्ली और यूपी के सिलेबस को पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें पूरा सिलेबस कवर रहेगा, सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। ठीक है, जैसे आपको पता है क्लास की कोई फीस नहीं है, फ्री क्लासेस हैं। क्लास का जो टाइम शेड्यूल होगा उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आपको टोटल टाइम शेड्यूल आ जाएगा क्लास का। ठीक है, क्लास के डेज प्री डिसाइडेड रहेंगे। आज के बाद आज ही मैं या कल मैक्सिमम आपको पूरे वीक डेज का शेड्यूल डाल दूंगा कि कब कब क्लासेस होंगे और क्या टाइम रहेगा। क्लासेस का टाइम जनरली लेट इवनिंग ही रहेगा, मतलब ये 9 बजे का ही आप मान के चले। क्लासेस का टाइम 9 बजे का ही रहेगा। बहुत जल्दी क्लास का टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस में कूद जाते हैं तो उनको आने में टाइम हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट मिलने के बाद क्लासेस हमारी यही रहेगी 9 बजे की। तो 9 बजे का एक बेस्ट टाइम है। इस समय लोग डिनर कर चुके होते हैं या इसके बाद डिनर कर सकते हैं, तो उसी तरह से हमने क्लासेस डिजाइन की है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई स्पेशल बात पूछनी है, जैसे दिल्ली एपीओ से जुड़ी हुई, यूपी एपीओ की या राजस्थान एपीओ की, तो आप पूछ सकते हैं। या कोई और चीज़ जो आपके मन में कोई सवाल हो कि एपीओ की तैयारी करने से क्या बेनिफिट है या किस तरह की तैयारी होती है, सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, एपीओ में कौन सा सिलेबस आता है, कैसा सिलेबस है, वो सारे सवालों के जवाब आज की क्लास के बाद कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। पूरा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा एग्जाम का, मार्क्स के साथ बताऊंगा किस तरह के मार्क्स होते हैं और कितने मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम परसेंटेज पास के लिए, और एक क्राइटेरिया जो मीट करना है इसके सिलेक्शंस के लिए। वो सब मैं आज की क्लास में आपके सारे डाउट जो है पूरे कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न है तो पहले आप वो प्रश्न पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। कोई डाउट? बोलिए, आवाज नहीं समझ में आई। सर दिल्ली एपीपी के लिए वो एक्सपीरियंस कितना देखो चाहिए अभी जो होता है? लास्ट में 3 साल का आया था, 3 ईयर प्रैक्टिस चाहिए थी। लेकिन उससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर वाला, उसमें ऐसा कोई मांगा नहीं था, 3 ईयर का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो अभी क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस बार जो है हुआ इसमें 3 ईयर मांगा था। राजस्थान और यूपी के अंदर फ्रेश एड जो है ग्रेजुएट वो भी
दे सकते हैं। ओके सर। बाकी किसी और का कोई सवाल? एपीओ से जुड़ा हुआ किसी का कोई सवाल हो तो एक बार पूछ लें। सिलेबस से जुड़ा कोई सवाल है तो वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको सिलेबस। देखो, एपीओ की तैयारी करनी चाहिए, इससे आपकी जुडिशरी की लगभग तैयारी हो जाती है, क्योंकि एपीओ में सारे आपके मेन लॉ के सब्जेक्ट आते हैं। तो इसलिए एपीओ की तैयारी करनी चाहिए। इसके दो फायदे, एक तो अपने ग्रेजुएशन में अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है आपका लॉ का, तो ये तैयारी के साथ साथ वो सब्जेक्ट भी ठीक हो जाता है, आपका प्रैक्टिस में भी हेल्प हो जाती है आपको। तीसरा, जुडिशरी की प्रीलिम की जो तैयारी होती है वो पूरी हो जाती है इसके साथ ही। दिल्ली में जो यह एपीपी का एग्जाम है वो यूपीएससी लेता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी कोर्ट हैं वो केंद्र सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में आते हैं। यहाँ पे एग्जाम का जो कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना होगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इस वजह से यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ग्रेजुएट लेवल के सारे कंपटीशन एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो दिल्ली में कराता है। और बाकी राजस्थान और यूपी के अंदर राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड कराता है। अब एक सवाल आपका हो सकता है कि हमने हरियाणा को क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि हरियाणा में एडीओ बोलते हैं, लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि वहाँ पे लॉ का सब्जेक्ट प्रीलिम में नहीं आता, मेन में आता है। प्रीलिम में क्या आता है, जीके आती है, जनरल साइंस आती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये सब आता है उसके अंदर, हिस्ट्री वगैरह पूरी आती है। तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, इसलिए हमने उसको अभी छोड़ दिया है। अभी सिर्फ हम तीन स्टेट के ऊपर फोकस करेंगे, दिल्ली, राजस्थान और यूपी, क्योंकि इनके सिलेबस लगभग कॉमन है, सेम से सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं सिलेबस में। इसीलिए अभी हम इन तीनों स्टेट के ऊपर ही फोकस करेंगे। अब आपका कोई सवाल मुझे लगता नहीं है कि कोई है, तो हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का एग्जाम आता है, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, प्रीम, मेन और इंटरव्यू तीनों होते हैं कि नहीं होते, अगर तीनों होते हैं तो कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे इसके बाद। आज की क्लास हमारी केवल इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें हम सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। आज ही या कल तक मैं आपको ग्रुप में जो है शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा क्लासेस के टाइमिंग के साथ, किस किस दिन क्लास होगी आपकी। जनरली टाइम यही रहेगा 9 बजे का ही, ताकि सबको कन्वीनियंट रहे। तो आज हम पहला जो स्टेट कर रहे हैं वो दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि एपीपी की बात करेंगे दिल्ली के एग्जाम की। एपीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी इसके एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसके सिलेबस में जो मेजर क्रिमिनल लॉ है ना, उसके अंदर आप पुराने लॉ को हटा के नए लॉ ले आए। पहले पुराने और नए दोनों आ रहे थे, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ है 2026 के अंदर, उसमें केवल नए लॉ आए हैं, और नए लॉ ही अब आपके सिलेबस में। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीन सब्जेक्ट आपके हैं जो मेजर क्रिमिनल लॉ है, ये तीनों सब्जेक्ट इसमें आते हैं। अब स्कीम क्या है इसकी, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसको दो स्टेज में बांटा गया है यहाँ पे। पहला, रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, जो एमसीक्यू वाला पेपर होता है आपका, जिसे प्रीलिम कह सकते हो आप। और मेन हो, दिल्ली में मेन नहीं होता, दिल्ली में सीधा इंटरव्यू होता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इन्हीं दोनों के ऊपर बेस करके, 75 मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के और 25 वेटेज आपके इंटरव्यू की। इस तरह से 100 के लेआउट में से जो ज्यादा मार्क्स लाता है उसको सिलेक्शन हो जाता है। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। इसके टोटल 120 एमसीक्यू आते हैं, जो 300 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 100 से 120 क्वेश्चन, टाइम मिलता है टोटल 2 घंटे का क्वेश्चन करने के लिए। ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं, एक मिनिमम वेटेज बता रखी है इसमें, वो क्लियर कर लेते हैं आप उतने परसेंटेज मार्क्स के साथ, तो आप स्टेज 2 में एंटर कर जाते हैं। अब ये जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ये डिपेंड करती है कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और कितनी पोस्ट है। उसी पोस्ट के हिसाब से ये एक लिस्ट बनाते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर होते हैं उनकी। फॉर एग्जांपल मान लो कि 220 पोस्ट निकली दिल्ली के अंदर, तो 2.5 गुना बच्चे सिलेक्ट करते हैं प्रीलिम्स में, ताकि इंटरव्यू में उनमें से आधे बच्चे छोड़, मतलब पूरे बच्चे छोड़कर सिर्फ जितनी पोस्ट है अपने बच्चे रख लिए जाए। उसके बाद ये बुलाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में ओरल क्वेश्चनिंग होती है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता, और आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है इसके अंदर। ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है। 300 प्लस 50 मिला के टोटल आपके होगा 350 मार्क्स। इस 350 मार्क्स में से सिलेक्शन होता है।
जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेटेज होता है उसको मिल जाती है नौकरी। और इसी तरह से क्राइटेरिया, जैसे 220 जॉब है तो 220 जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, उनको जॉब मिल जाती है, जिसमें SC ST का रिजर्वेशन भी शामिल है। उनके लिए सीटें पहले से ही नोटिफाइड होती हैं और उन बच्चों का कंपटीशन अपनी सीटों पर ही होता है। इंपॉर्टेंट मार्किंग रूल्स क्या है यहाँ पे? मीडियम, पेपर किस मीडियम में आता है? तो दिल्ली APP का जो एग्जाम है वो केवल इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है, हिंदी मीडियम में पेपर होता ही नहीं है दिल्ली के अंदर। राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, दिल्ली में नहीं होता। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। हर रॉन्ग आंसर देने पर आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको सही आंसर देने पर, तो उसमें से 1/3 यानी कि 1 मार्क्स कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। तो 4 क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग है। इसी को अगर हम देखें कि ये नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से काम करता है, 1 मिनट। कोशिश करें कि क्लास टाइम से ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को अंदर लेने के लिए क्या होता है कि क्लास रोकनी पड़ जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो हर इनकरेक्ट आंसर पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अगर हम बोलें तो मेजर क्रिमिनल लॉ, माइनर क्रिमिनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आते हैं। इसके अलावा दिल्ली का है तो दिल्ली पुलिस एक्ट आएगा, यूपी का है तो यूपी पुलिस एक्ट, और राजस्थान का है तो राजस्थान पुलिस एक्ट। पहले कोर पर क्रिमिनल और पर्सनल, सॉरी, प्रोसीजरल लॉ। तो इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला सब्जेक्ट है, जिसका है फंडामेंटल राइट, DPSP, यूनियन स्टेट जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन और लैंडमार्क अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं केवल यही टॉपिक हैं, ये टॉपिक मेजर टॉपिक हैं जो मेजर मार्क्स कवर करते हैं, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, पूरा बेयर एक्ट। फिर दूसरा मेजर सब्जेक्ट है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS, जो IPC को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे फोकस किया जाता है जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रोविजन कंसर्निंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये टोटल मेजर मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक हेडिंग बताई है। ये नहीं है कि केवल यही आएगा एग्जाम में, आएगा तो पूरा बेयर एक्ट आता है। और हम जब क्लास में कवर करेंगे तो पूरा बेयर एक्ट कवर करेंगे, केवल यही टॉपिक नहीं कवर करेंगे, पूरा बेयर एक्ट कवर करेंगे। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहते हैं। BNSS किसको रिप्लेस कर रहा है? CRPC को। ये फोकस करता है आपके पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की पावर्स क्या क्या है, अरेस्ट मैकेनिज्म क्या है, बेल प्रोसीजर क्या है, इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल क्या है, ट्रायल स्टेजेस क्या होती हैं, और चार्जेस किस तरह से फ्रेम होते हैं। फिर अगला हमारा जो मेजर क्रिमिनल लॉ है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। ये फोकस करता है रिलेवेंसी और एडमाइजेबिलिटी ऑफ फैक्ट, कन्फेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और रूल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभी नया कॉन्सेप्ट है जो BSA में जुड़ गया है, जो एविडेंस एक्ट में नहीं था, तो इसको भी पढ़ना है। इसके अलावा और भी टॉपिक जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो रिप्लेस होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है उसको पढ़ेंगे, पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है। लेकिन ये वो मेजर टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क होते हैं इनमें से। अब स्पेशल और लोकल एक्ट, ये स्टेज बाय स्टेज अलग अलग होते हैं। ऊपर जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़े वो तीनों स्टेट में आते हैं, और ये वाला अलग से दिल्ली का, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये दिल्ली में पूछा जाता है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, सैंक्शन, ऑफेंसेस और पेनल्टीज को हमें मेजरली पढ़ना है। फिर दूसरा एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि दिल्ली पुलिस एक्ट, जिसका जुरिडिक्शन, सेटअप और पावर, CBI की पावर क्या क्या है। फिर है आपका IT एक्ट 2020, ये साइबर क्राइम्स, डिजिटल सिग्नेचर और लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो दिल्ली के सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को भी जोड़ा गया है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ED वाला भी बहुत चल रहा है, तो इसलिए उसको भी जोड़ा हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA एक्ट, ये अटैचमेंट है, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी,
पावर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी की पावर क्या है और किस तरह से प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ये हो गया आपका 300 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है वो। अब 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू आएगा उसमें क्या पूछेंगे, कैंडिडेट हु क्लियर द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ इन रिटर्न टेस्ट, जो रिटर्न टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को क्लियर कर लेगा उसको इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और वहां पे पूछेगा क्या आपसे, तुरंत सवाल दिए जाएंगे किसी भी क्रिमिनल सिनेरियो, जैसे कोई जजमेंट पूछ लिया, किसी टेक्निकल पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया कि अगर इस तरह की कंडीशंस है तो मजिस्ट्रेट किस तरह का ऑर्डर दे सकता है, ऐसे कोई भी चीज आपसे पूछ सकती है। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस को चेक किया जाएगा लैंडमार्क जजमेंट के प्रति और लीगल अमेंडमेंट्स के प्रति। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन, लीगल रीजनिंग और ओवरऑल प्रोफेशनल डिस्पोजिशन को चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू और दिल्ली का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। तो दिल्ली में आएगा आपका प्रीलिम जिसमें एमसीक्यू 300 मार्क्स है और इंटरव्यू, दोनों स्टेजेस के बाद आपका सिलेक्शन। फिर यूपी के ऊपर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उत्तर प्रदेश का। इसमें क्या है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, यूपीएससी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी करती है। इसमें स्टेजेस क्या होती हैं, इसमें पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू, यानी कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स में बैठते हैं, जब उसके कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं मेंस में, फिर मेंस के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू, फिर तीनों के मार्क्स मिला के आपका रिजल्ट बनता है। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस वही है, मेजर क्रिमिनल लॉ और माइनर क्रिमिनल लॉ। सीपीसी कहीं नहीं पूछा जाता आपसे, क्योंकि सीपीसी का एपीओ से मतलब नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि सरकारी वकील उन्हीं केसेस में लगता है जो स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं, तो वो क्रिमिनल केस होते हैं, इसलिए यहाँ पे सीपीसी एक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिविल वाला में कोई सरकारी वकील नहीं होता है, दोनों पार्टियों के अपने वकील होते हैं। स्टेज 1 प्राइमरी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, तो प्रीलिम्स क्या होगा, वो आपका एमसीक्यू बेस है। इसमें आपके आपको चेक किया जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है लॉ के सब्जेक्ट की, ठीक है, और एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये जो होता है ये 150 मार्क्स का होता है, जिसका टाइम मिलता है आपको 2 घंटे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे यूपी के लिए। अब क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके हर रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि हर 3 गलत आंसर पे एक सही आंसर खत्म हो जाएगा। अब जनरल नॉलेज पहला इसमें पार्ट आता है 50 नंबर की जीके। दिल्ली में हमारे लॉ के सब्जेक्ट आ रहे थे बस, जीके नहीं आ रहा था, लेकिन यूपी में जीके आता है 50 मार्क्स से। अब उसका सिलेबस कैसे है, जीएस आता है, 8 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, करंट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तो 8 क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के। तो 16 मार्क्स का जीएस आ गया, जनरल साइंस, करंट इवेंट या करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े हैं, जिसे हम करंट अफेयर कह सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स का करंट अफेयर हो गया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री आएगी 8 क्वेश्चन, यानी कि 16 मार्क्स की इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो 8 क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल साइंस है इंडिया की, उस पर 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, ये 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स हो गए, नहीं सॉरी, एक एक मार्क्स का ही है। तो 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स और 8 क्वेश्चन 8, इस तरह से पेपर बनता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है ना, इस वजह से। अब 100 मार्क्स का क्या आएगा, आपका आएगा लॉ। अब यूपी के जब हम एग्जाम देते हैं तो हमसे गलती क्या होती है, अधिकतर स्टूडेंट लॉ की तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जीके के अंदर कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मेरिट नहीं आ पाता। तो अगर आप यूपी को फोकस करके तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ जीके भी करनी जरूरी है। हम भी अपनी क्लासेस में जीके कराएंगे, जीएस भी कराएंगे, करंट अफेयर भी कराएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कराएंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कराएंगे, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक भी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, तो हम भी कराएंगे। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि अगर हम ये नहीं करते
तो हमारा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा यूपी के एपीओ को। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें हमारा बीएनएस है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बीएनएसएस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन यानी कि यूपी पुलिस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो ये टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो अगर हमें यूपी एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा लॉ प्लस जीके के ऊपर, क्योंकि दोनों मिलकर तैयारी होगी तभी हम उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। जब आप ये प्रीलिम्स की स्टेज क्लियर कर लोगे तो आपकी दूसरी स्टेज आ जाएगी मेन एग्जाम की। देखो प्रीलिम्स जो होता है वो एमसीक्यू में होगा, हर एक आंसर पे 1 मार्क्स, सही आंसर 1 मार्क्स, गलत किया तो 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो गए। इसकी कट ऑफ क्लियर हो गई तो आपका नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा जो है रिटर्न। रिटर्न में आपसे डिस्क्रिप्टिव आंसर, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब आप मेन क्लियर प्रीलिम्स क्लियर करते थे तो फिर आप मेन में आ जाते हो। टोटल 6 पेपर होते हैं मेन के। टोटल मार्क्स कितने हैं मेन के, 500 मार्क्स है। घंटे कितने मिलते हैं, हर पेपर के लिए 3 घंटे का पेपर होता है। अब ये कौन से 6 पेपर हैं, जब बच्चा यूपी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है तो वो आगे की स्टेज में हमेशा रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट है यहाँ पर जो 100-100 मार्क्स की वेटेज के दे रखे हैं। ठीक है, नहीं हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स। तो बच्चे क्या होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सालों से जो है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए हैं तो हमारी हिंदी बड़ी कमजोर हो जाती है। तो हम 100 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर आता है जिसमें हिंदी की व्याकरण भी है, ठीक है, हिंदी के जो है ना संधि विच्छेद ये सब जो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं वो सब चीजें आती है इसके अंदर। तो जिस वजह से बच्चे के जो है मेन क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप रिटर्न निकालना चाहते हो, मेन निकालना चाहते हो, तो आपको हिंदी के पेपर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। पूरा 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर है, 50 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का पेपर है। सेम सिलेबस हिंदी वाला ही है, इसमें भी वही ऐसे राइटिंग आएगी, ग्रामर आएगी, ट्रांसलेशन आएगी, प्रेसिस राइटिंग आएगी। फिर आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज के ऊपर, जीके। जीके आपका 50 मार्क्स का आएगा जिसमें सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज और बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस, ये 50 का। अगला चौथा पेपर है आपका क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर, यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस के ऊपर, साथ में यूपी पुलिस एक्ट भी। तो मेजर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बीएनएस और बीएनएसएस से आएंगे। और मान लो कि 100 का है तो 25 मार्क्स का या 15 मार्क्स का यूपी पुलिस एक्ट आ जाएगा। तो ये 4 पेपर हो गए, हर पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है। पांचवा पेपर होगा आपका एविडेंस लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पूरा 100 नंबर का होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर छठा पेपर आपका होगा दूसरे अधिनियम, जो माइनर लॉ बच गए थे ना ऊपर आए थे जो, वो जैसे आपका वो पुलिस एक्ट के अलावा जैसे करप्शन एक्ट था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग था, ये सब, साइबर हो गया, इस तरह का। इसका भी सिलेबस अलग से दिया जाता है जब भी एग्जाम का शेड्यूल आता है। अब अगर हम माइनर एक्ट की बात करें तो इसमें 6 एक्ट है, जैसे पॉस्को एक्ट, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। मैं तो सोच रही थी मैं कल मंगा दी पूरी आवाज सब्जी। म्यूट कर कल लो मंगा दी अपनी। मैं पूरी समझ में नहीं आ रहा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एससी एसटी प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट और यूपी यूपीएपी यूपीपी। तो ये आपके क्या है, टोटल एग्जाम हो गए, मतलब टोटल सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आपका आएगा यूपी गैंगस्टर एक्ट, यूपी गुंडा एक्ट, यूपी काउ स्लॉटर एक्ट, यूपी अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। तो ये माइनर का बहुत लंबा सिलेबस है जिसमें से मेजर सब्जेक्ट है पॉस्को, आर्म्स, डाउरी, एससी एसटी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, आईटी एक्ट, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। फिर अगर हमने ये दोनों स्टेजेस क्लियर कर ली तो फिर तीसरी स्टेज आ जाती है हमारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कैंडिडेट से वही जैसे दिल्ली वाले इंटरव्यू में पूछा जाता था, यहाँ पे आपका पर्सनल वाइवा वॉइस होगा, सामने बैठा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके लीगल नॉलेज को टेस्ट करेंगे, आपकी
लैंडमार्क जजमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और आपको किसी केस की स्टडी के ऊपर भी आपकी रिसर्च को चेक कर सकते हैं। फाइनल मेरिट आपकी जो होगी वो 500 मार्क्स से बनेगी, इंटरव्यू के 550, टोटल मिला के 1050 हो गए, तो 1050 में से आपकी मेरिट बनेगी। अब आ जाते हैं राजस्थान। देखो यूपी का सिलेबस दिल्ली के सिलेबस से बहुत ज़्यादा बड़ा था और स्टेजेस भी ज़्यादा थी। अब राजस्थान का देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में देखें तो राजस्थान का हमारा जो एपीओ का एग्ज़ाम है, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करता है इसको। दिल्ली का ही एक है जो केंद्र सरकार करवाती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है। एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव मेन, यानी कि आपका प्रीलिम्स होगा जो एमसीक्यू में होगा और मेन, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। फाइनल सिलेक्शन इन्हीं दोनों के बेस पर हो जाएगा। अब प्राइमरी प्रीलिम सेक्शन में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, इसमें टोटल 100 मार्क्स का है और टाइम मिलता है आपको 2 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है 1/3, गलत आंसर लिखने पर 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो 70% जो लॉ पे आता है और 30% लैंग्वेजेस के ऊपर। अब लॉ के सब्जेक्ट में क्या क्या है और लैंग्वेज में क्या है, जनरल हिंदी आता है 15 मार्क्स का, इंग्लिश आता है 15 मार्क्स का। वहाँ पे 100 मार्क्स की हिंदी थी और 50 की इंग्लिश, यहाँ पे 15-15 की दोनों है, टोटल 100 हो गया। अब मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम में आपको आंसर लिखने को आते हैं। तो मेन एग्जाम में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जो पेन और पेपर एग्जाम होता है, 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, जिसको आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले क्लियर करना है। मैंडेटरी रूल क्या है यहाँ पे, 40% हर पेपर में होना जरूरी है। 35% SC ST के लिए बोला गया है, मतलब हर पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर नहीं ला पाए और आपका टोटल ओवरऑल ज़्यादा बना तो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब 300 मार्क्स का तो लॉ का पेपर होता है, पेपर नंबर 1, जो 3 घंटे का होगा। लॉ के सब्जेक्ट की बात करें तो मेजर क्रिमिनल लॉ और माइनर क्रिमिनल लॉ, जिसमें आईपीसी है जो भारतीय न्याय संहिता हो गया है। यानी कि अभी वाला जो राजस्थान का एग्जाम हुआ था उसमें दोनों पूछे हैं, आईपीसी भी पूछा है और बीएनएस भी पूछा है। तो जब दोनों पूछता है तो कंपैरिजन स्टडी हमें करनी चाहिए। जनरली उस समय हमसे कंपैरिजन पूछता है कि पहले ये था अब ये हो गया, या पहले ये था तो अब क्या है, इस तरीके से पूछ लेता है। क्रिमिनल प्रोसीजर में हमारा सीआरपीसी और बीएनएसएस है, एविडेंस लॉ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मतलब वही तीनों मेजर क्रिमिनल लॉ हो गए। स्पेशल लोकल एक्ट जो माइनर लॉ है, जैसे SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और सेक्सुअल ऑफेंस, ये माइनर क्रिमिनल लॉ है। जुविलियन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, आर्म्स एक्ट 1959 और राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट 1950। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें गलती से शायद राजस्थान पुलिस लिखना रह गया, तो राजस्थान पुलिस भी इसी में शामिल होती है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो भाषा के 100 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें से 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें आपको कुछ भी, हिंदी व्याकरण पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, संयुक्त संक्षिप्त शब्दों में लिखने को बोल सकता है, ट्रांसलेशन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो इंग्लिश हिंदी में यही सिलेबस है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अनसेन पैसेज आ जाते हैं, कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाते हैं। प्रीसिस राइटिंग आ जाती है, पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिखना, और पैराग्राफ बनाने को भी आ जाता है, जिसे ऐसे राइटिंग कहते हैं। तो ये हमारा तीनों स्टेज का सिलेबस हो गया, तीनों स्टेट हो गई, दिल्ली, यूपी और राजस्थान। इसके अंदर आपके पास कोई भी डाउट है या आपको कहीं किसी स्टेट के अंदर कोई भी चीज की समझने में दिक्कत आई है तो एक बार मुझे बताएं, हम उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर दिल्ली का बता दो पहले एक बार, दिल्ली का थोड़ा मतलब वैसे बता रहे 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। हाँ, दिल्ली में और 2 50 स्टेज में नंबर एग्जाम हो रहा है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू। तो सर जी हाँ जी, दिल्ली का बेस्ट है, मतलब दिल्ली की तैयारी करूंगा दिल्ली मैं। में बच्चे बहुत एग्जाम देते हैं, दिल्ली में कंपटीशन भी हाई है, यूपी में भी कंपटीशन हाई है, राजस्थान में भी। देखो दिल्ली का सर। कंपटीशन हर जगह है, मैंने बताया अगर आपको एपीओ का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर कर पाओगे। आज ये रेडी। रैक का कोई ऐसा पेज
कोई ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए जो आपको ना पता हो। अब पूरा बेयरक घोल के पीना पड़ेगा आपको, तब आप एपीओ के लिए एलिजिबल हैं। बस फाइनल दिल्ली अगर होगा मेरा। आपको कहीं पर भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत है, समय नहीं मिलता, बहाना कोई भी चलेगा नहीं। अगर आपको एक एपीओ निकालना है तो आप दोपहर दिन की 2 घंटे रोज स्टडी करोगे, 2.5 घंटे मैक्सिमम स्टडी करोगे, तो आप अगले साल एपीओ निकाल लोगे। प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है स्टूडेंट्स में। 2 घंटे का मतलब है 7 दिन 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वीक में 14 घंटे पढ़ना है। 14 घंटे जिस दिन आप पढ़ने लग गए, उस दिन आपके आगे कोई भी एग्जाम ले आओ लॉ का, आप इजीली उसको पास कर लोगे। ये मेरी गारंटी है कि जो मैं सिलेबस कराऊंगा आपको, उसी में से आपका पूरा पेपर आएगा एपीओ का। कोई ऐसा क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो एमसीक्यू पूछा जाता हो और हमने ना किया हो। अब ये सर आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो। कुछ चीज पूछने पूछिए। सर जो आपने यूपी एपीओ का बताया था उसमें मेंस एग्जाम वो 5 पेपर जो होंगे वो अलग अलग होंगे या एक ही पेपर? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होंगे, 3-3 घंटे के। और अच्छा, शेड्यूल भी अलग अलग दिन का होगा। ओके ओके। सर इसमें एज रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें मिनिमम एज है और मैक्सिमम आप 35 तक दे सकते हो। और अगर SC ST है तो 40 ईयर तक दे सकते हो। तो दिल्ली सर मैम कितनी है? मिनिमम एज तो आपकी वही है, 21-22 साल से शुरू हो जाता है। और जी। मैक्सिमम एज 35 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए है 40 ईयर। दिल्ली में सर 35 है। हाँ, 35 साल तक है। सही है। सर लेकिन अब तो दिल्ली एपीपी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, 2 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था इस बार। अगले बार हो सकता है ना मांगे, पिछले बार नहीं मांगा था, इस बार मांगा था। हर साल सर शेड्यूल चेंज होता रहता है क्या इसका? देखो, हर बार जो है ना कंपटीशन और टफ होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर है इस चीज के लिए और तैयारी कर रहे हैं। और देखो, ये बात मान के चलो कि अगर 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 200-250 नौकरी हैं, तो 1 लाख में से 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो केवल फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कोई नहीं होती उनकी। वो सोचते हैं जैसे ग्रेजुएशन पास हो गया ऐसे ये भी एग्जाम पास कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। इसमें उतना आसान नहीं है कि थ्योरी में कुछ भी लिख दिया सीधे वर्दी पास हो गया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। हम हर चीज करेंगे, GK GS जो भी हमारा सिलेबस है, सारे लैंडमार्क जजमेंट करेंगे। बेयर एक्ट पूरा पढ़ेंगे। पूरा बेयर एक्ट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जैसे अब हम पहला सब्जेक्ट भारतीय न्याय संहिता से शुरू करेंगे, तो न्याय संहिता का बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए जब क्लास चलेगी तो। क्योंकि एज एन एडवोकेट आपके पास जरूरी है कि होना चाहिए बेयर एक्ट। और आप स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो BNS सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके पहले स्टार्टिंग में ही आ गया होगा। मतलब मैक्स मैक्स टू मैक्स 5th सेमेस्टर तक आ जाता है BNS। अगर LLB की होगी तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आ जा सेकंड में ही आ जाता है। और अगर BLLB की है तो 5th में आ गया होगा। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से की है तो उसमें भी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आ जाता है। IP यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे तो थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है BNS। तो BNS सब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, तो इसलिए आपके पास BNS का प्रोजेक्ट होगा ही होगा। IPC का बेरक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में जरूर IPC इस बार दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है अगले साल तक राजस्थान भी IPC हटा देगा, खाली BNS ही रह जाएगा। यूपी और दिल्ली में तो खाली BNS ही पूछा है। पूछ लेते, क्या कह रहे थे? सर क्लासेस रेगुलर होंगी? हाँ, क्लासेस का शेड्यूल डे आज मैं डालूंगा आपको पूरे वीक का, कौन से दिन कितनी बजे क्लास होगी। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो जाएगी तो मैं रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में ही शेयर करूंगा। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? और भी जो जो बच्चे हैं ना बेयर एक्ट आपके आपके कोई जानकार और भी स्टूडेंट हैं जो करना चाहते हैं, तो उनको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको भी मतलब अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। पेयर एक्ट के लिए कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ जी, सर मैं पूछ रही थी कि बेयर एक्ट जो हमने हाँ, वो एआईबी के चलेगा लिए पेयर एक्ट। परचेज किए थे विदाउट शॉर्ट नोट्स है सर, तो वो वो कोई दिक्कत ओके नहीं है, हमें शॉर्ट नोट्स के लिए हमें सिलेबस करना है। ओके सर, शॉर्ट थैंक यू। नोट तो हमें इसलिए दिए होते हैं ताकि हम किसी भी सेक्शन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझ सकें। सर कुछ पीडीएफ वगैरह आप भी प्रोवाइड कराओगे या सेल्फ ही लेना पड़ेगा सब कुछ? PDF जो है वो मैं
आपको प्रोवाइड, मैं अपने जैसा भी ये क्लास ली है मैंने, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किया। जो यस सर। इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगे वो मैं शेयर करूंगा। बाकी रिकॉर्डिंग में आपको सारे मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा। अलग से मटेरियल मैं कोई प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको। सिर्फ जो जरूरी होगा वो पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। बाकी सब कुछ डायरेक्ट से ही होगा। ओके सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है? इसके लिए कोई बुक्स भी ले सकते हैं, मतलब अलग से आपके पीडीएफ के अलावा? सजेशन है कि अभी आप 2 महीने तक कोई बुक्स मत खरीदो। जब आप थोड़ा सा शुरू कर लोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि आपको बुक्स की जरूरत है कि नहीं है। बुक्स केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए होती हैं। सिलेबस आपके बेरेक्ट में ही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जितनी भी बुक आ रही हैं सिलेबस के नाम पर वो सब बेकार है, अननेसेसरी। उन्होंने बढ़ा रखा है आपका सिलेबस, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। डॉक्यूमेंट्री करके ऐसी बहुत सारी बुकें आ रही हैं, उसके कोई यूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यू हर एक बेरेक्ट खत्म होने के बाद। 200, 250, 400, 500 एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा हर सब्जेक्ट के, जो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस होंगे, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के सिलेबस के ऊपर। और इनके पहले आए हुए क्वेश्चंस को ही मैं आपको इस तरह के एक मतलब वो पीडीएफ बना के दूंगा ये एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो आप उसकी टेंशन मत लो, अभी बुक कोई मत लो, 2 महीने तक तो मत लो। जुलाई और इसमें अगस्त सर में जो क्लासेस चलेंगे उसमें तो मत लो। इसमें सर क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं क्या? क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, देखो सिलेबस तो आपका शुरू से वही चला आ रहा है ना। यस सर। तो कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे? एक बी एक्स में से मैक्स टू मैक्स 10,000 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, 10,000 तो नहीं हो सकता ना। तो वो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं हर बार। जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है, अगर 100 मार्क्स का पेपर आया आपका फॉर एग्जाम्पल मानो, तो डिफिकल्टी लेवल केवल 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरली हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है थोड़ी पढ़ाई की हो, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन तो जिसे कहते हैं लड्डू क्वेश्चन होते हैं। मतलब कोई बिना पढ़े भी अगर पेपर देने गया तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, इस तरीके का होता है। लेकिन मेरिट जो बनती है वो उन 25 क्वेश्चनों से बन रही है जो बहुत डिफिकल्ट लेवल के सेट किए गए, वो मेरिट बनाने के लिए सेट किए जाते हैं। तो हमें पहले इजी टू टफ और टफ ऐसे करेंगे तैयारी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का आपको देना है, यूपी राजस्थान का देना चाहते हो तो। दिल्ली का तो अगर 3 ईयर मैंडेटरी अगली बार भी रहा तो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन ये दे सकते हो। 3 ईयर प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब दे पाओगे। तो यूपी राजस्थान आप ट्राई कर सकते हो। बिहार का भी कोई है तो बिहार का भी सिलेबस लगभग यही होता है, यूपी जैसा ही होता है। तो बिहार एपीओ भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेश दे सकता है। और कोई क्वेश्चन आपका? सर यूपी राजस्थान में भी ऐसा कोई प्रैक्टिस का कुछ नहीं है ना सर, एक्सपीरियंस? यूपी राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में है, अभी सिर्फ दिल्ली में है। ओके सर। सर ये सभी सिलेबस कितने टाइम में कवर हो जाएगा? हम जो मान के चल रहे हैं वो 4 महीने का कोर्स मान के चल रहे हैं, लेकिन 5 महीने तक खींच सकता है। इसमें सर रिवीजन भी कराओगे आप? हाँ, रिविजन भी कराएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। हमारा टारगेट है कि कम से कम हमारे बैच में जितने बच्चे हो, 2 बच्चे 3 बच्चे तो कम से कम निकाल ली। मतलब पहला बैच है और उसमें से अगर एक बच्चा भी निकालेगा तो हमारे लिए तो अच्छी है, तो प्राउड की बात है कि हमने पहले बैच में ही सक्सेस रेट रहा। लेकिन कोशिश करो कि आप सभी लोग निकाल लो, क्योंकि पढ़ाई तो सबके लिए कॉमन होने वाली है, लेकिन जो सीरियस होकर पढ़ लेगा वो निकाल देगा, और जो टाइम पास के लिए करेगा तैयारी वो नहीं हो पाएगा। देखो सीरियस आप खुद ही होगे, मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ। जैसे ग्रेजुएशन में आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे तो मैंने केवल आपको गाइडेंस दी है, क्वेश्चंस बताए। तैयारी आप खुद करते हो, लिख के आप खुद आते हो एग्जाम में, मैं थोड़ा लिखता हूँ पेपर जाके। लेकिन उसी पेपर लिखने से किसी के 60 आ जाते हैं, किसी के 70-75 आते हैं और किसी के 40 से आ पाते हैं, कोई फेल भी हो जाता है, बैक लग जाती है। तो मैं तो सबको बराबर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप कितना उसका फायदा उठा पा रहे हैं, खुद का कितना ध्यान लगा रहे हैं उस पर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लासेस का टाइमिंग 8 बजे और 9 बजे का रहेगा, तो कोशिश करें कि 9 बज के 1 मिनट भी ना हो, 9 बजे ही ज्वाइन कर लें।
ठीक है, बाई चांस कोई इमरजेंसी हुई और मुझे क्लास कैंसिल करनी होगी तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज लिख दूंगा। पूरे वीक का शेड्यूल मैं संडे को डाल दूंगा, आप किस दिन कितने बजे की आपकी क्लास होगी। टाइमिंग लगभग फिक्स रहेगा 9 बजे का ही। ठीक है, इससे जल्दी हम 8 बजे ले जाते हैं तो शायद जो गर्ल्स होंगे उनको खाना बनाने की दिक्कत हो जाएगी। लेट ले जाते हैं 10 बजे तो भी दिक्कत हो सकती है, 10 से 11 बजे पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, आलस आता है। 9 बजे का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए 9 बजे का टाइम मैंने रखा है। तो ठीक है, फिर हम क्लास कंप्लीट करें आज की। यस सर। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं बचे आपके? नो सर। अभी सर एक क्लैट पीजी का सिलेबस बता दीजिए। किसका सिलेबस? सर एक क्लैट पीजी। क्लैट पीजी का सिलेबस मैंने अभी लिखा नहीं है, तो क्लैट पीजी के लिए तो अलग से क्लास करनी पड़ेगी। सर उसकी क्लास वैसे होगी? मैं देता नहीं हूँ क्लैट पीजी की, कुछ बच्चे इंडिविजुअल क्लासेस लेते हैं उनको देता हूँ। देखो, क्लैट पीजी में जनरली आपके ये जो लॉ के सब्जेक्ट है ना, आपके मेजर जी। क्रिमिनल लॉ, ये सब जगह आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन क्लैट पीजी में सीपीसी भी आ जाता है। ठीक है, बाकी सिविल यहाँ पे नहीं आता एपीओ में, क्योंकि ये वो है ना सरकारी वकील है, तो वकील सरकारी कौन से केसेस में होता है? क्रिमिनल में ही होता है। जो स्टेट वर्सेस केस होते हैं उसमें, पार्टी टू पार्टी जो सिविल केस होते हैं उसमें दोनों के वकील होते हैं, इसलिए। सर ठीक है। चलिए, तो क्लास कंप्लीट करते हैं। कोई आपके कमेंट और रिमार्क हो तो आप वो दे सकते हैं, क्लास से जुड़े हुए या किसी और चीज के। कोई आपके ग्रेजुएशन के एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, फिर क्लास कंप्लीट है आपकी। कल मतलब कल की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे एक मैरिज फंक्शन में जाना है, तो हम परसों करेंगे ट्यूसडे। बाकी मैं शेड्यूल आपको क्लास का भी पूरे वीक का डाल दूंगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी।